गुड मॉर्निंग। आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, देखो सबसे पहले इसका सिलेबस देख लेते हैं। जो नेशनलाइज सिलेबस है 2023-24 का, ठीक है, वो है फर्स्ट वाला टॉपिक है नीड फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर, सेकेंड है डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, थर्ड है अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, फोर्थ है मॉड्यूलस एंड कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड लास्ट वन है आर्गन और कॉम्प्लेक्स प्लेन। ठीक है, तो अब एक एक करके हम लोग इसको देखते हैं। फर्स्ट टॉपिक है अपने नीड फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम लोग एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। तो लिख लो सॉल्व फॉर x। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल है अपना एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, एंड सेकेंड वन है एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, देखो फर्स्ट को सॉल्व करते हैं तो ये आएगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वन। ठीक है, क्योंकि लेफ्ट में माइनस वन है तो राइट में जाएगा तो प्लस वन हो जाएगा। ठीक है, अब इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। स्क्वायर रूट लेंगे तो एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट ओवर वन आएगा। ठीक है, और वन का स्क्वायर रूट हमें पता है क्या होता है, वन का स्क्वायर रूट वन ही होता है, तो एक्स इक्वल्स टू क्या आ गया, प्लस माइनस वन। ठीक है, अगेन सेकेंड को सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस वन, क्योंकि लेफ्ट में प्लस है तो राइट में जाकर माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको ध्यान से कि यदि मैं एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस वन लिखता हूँ तो अपने माइंड अलर्ट हो जाता है। कैसे अलर्ट हो जाता है, क्योंकि लेफ्ट में स्क्वायर वाला टर्म और राइट में है नेगेटिव वैल्यू, और हमें पता है कि किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर हम करते हैं तो कभी नेगेटिव वैल्यू आती ही नहीं है। जैसे एग्जांपल देख लो कि वन का स्क्वायर करूंगा तो वन आएगा, माइनस वन का भी स्क्वायर करूंगा तभी भी वन आएगा। इसका मतलब कि किसी भी स्क्वायर टर्म का वैल्यू नेगेटिव नंबर आ ही नहीं सकता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, ये कि एक्स स्क्वायर माइनस वन कभी पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब हम लोग क्या लिखेंगे, नॉट पॉसिबल। और क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर कभी नेगेटिव टर्म्स आता ही नहीं है, यानी नेगेटिव वैल्यू आती ही नहीं है। ठीक है, तो उसका रीजन भी लिख लो यहाँ पे, सिंस ये पॉसिबल क्यों नहीं है, तो हम लोग लिखेंगे सिंस स्क्वायर ऑफ रियल numbers are non-negative रियल नंबर्स। ठीक है, अच्छा यहाँ पे नॉन नेगेटिव क्यों लिखा हूँ, क्योंकि जीरो भी इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे मान लो जीरो का मैं स्क्वायर करूंगा तो जीरो का स्क्वायर तो जीरो ही आएगा। ठीक है, चलो इसकी स्पेसिंग मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे फिर बाद में मुझे कुछ लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो वन का स्क्वायर वन होता है, माइनस वन का स्क्वायर वन होता है। ठीक है, जीरो का स्क्वायर जीरो होता है। ठीक है, इसलिए अपना स्क्वायर टर्म का कभी भी वैल्यू नेगेटिव नहीं आ सकती है। ठीक है, इसके रीजन भी हमने लिख लिया। नॉन नेगेटिव मतलब यहाँ पे लिख लो पॉजिटिव और जीरो। ठीक है, कभी भी रियल नंबर का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव एंड जीरो ही आ सकता है, या तो पॉजिटिव आएगा या तो जीरो आएगा। ठीक है, तो और करके लिख लो, है ना, तो इसका मतलब पॉसिबल नहीं है। अच्छा एक एग्जांपल और मैं बताता हूँ, जो हमने क्लास 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा था। ठीक है, वहाँ पे क्या होता था कि जब ऐसा इक्वेशन दिया हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन था। ठीक है, और इसके हम लोग रूट्स निकालते थे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। ठीक है, और अच्छा इसके डेफिनेशन, कंप्लीट डेफिनेशन लिख लो कि ए इज नॉट इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए, एंड ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, मीन्स ए बी सी जो होते हैं वो रियल नंबर्स होने चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे ए इज नॉट इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए। क्यों, क्योंकि जैसे ही यदि जीरो होता है तो यहाँ पे कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये लीनियर टर्म बन जाएगा, ये तो एक्स स्क्वायर का टर्म ही हट जाएगा, फिर क्वाड्रेटिक ही नहीं बचा। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करते थे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, कि x इक्वल्स टू होता था माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। ठीक है, अपॉन टू ए। ध्यान से देखो, हम लोग क्लास 10th में क्या बोलते थे कि जब ये स्क्वायर रूट में ये जो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी है, इसको हम लोग डी से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। और हम लोग क्या बोलते थे कि जब भी डी की वैल्यू नेगेटिव आती है इसका मतलब इसके रूट्स रियल नहीं होंगे। ठीक है, मीन्स इफ डी इज लेस देन जीरो, ठीक है, तो इम्प्लाइज दैट रूट्स, ठीक है, रूट्स आर नॉट रियल। ठीक है, या ऐसे बोल लो कि नो रियल रूट्स, नॉट रियल। ठीक है, और नो रियल रूट्स बोलते थे। ठीक है, क्यों बोलते थे, क्योंकि किसी भी स्क्वायर सॉरी किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट पॉसिबल ही नहीं था, है ना, इन्हें डिफाइन नहीं था। तो हम लोग क्या बोलते थे कि सिंस द स्क्वायर रूट
ऑफ नेगेटिव नंबर, नेगेटिव रियल नंबर लिख लो, ज़्यादा बेटर रहेगा, रियल नंबर्स आर नॉट डिफाइंड, ऐसा हम लोग बोलते थे। ठीक है, इसका एक एग्जांपल लिख लेता हूँ मैं। जैसे मान लो कि अपने पास एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल्स टू जी। ठीक है, इसका डी चेक करो, डी हम लोग निकालेंगे तो क्या आएगा, डी क्या आता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, इसको इस इक्वेशन से कंपेयर कर लो, अपना ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसे कंपेयर करेंगे हम लोग तो a इक्वल्स टू क्या आएगा 1, b इक्वल्स टू भी 1 एंड c इक्वल्स टू भी 1। अब d कैलकुलेट कर लो तो 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है 1 और c भी 1 है, तो 1 इंटू 1, तो यहाँ पर आएगा d इक्वल्स टू 1 माइनस 4 माइनस 3, मीन्स d क्या आ गया -3, इसके रियल रूट्स होंगे ही नहीं। ठीक है, बट फिर भी एक बार हम लोग ट्राई करते हैं, तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, तो -b मीन्स -1 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac मीन्स d, और d यहाँ पर अपना आ चुका है, d क्या है -3 है अपॉन 2। ठीक है, तो देखो फिर से यहाँ पे स्क्वायर रूट में -3 आ गया, तो हमने पहले ही सीख रखा है कि स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर्स आर नॉट डिफाइंड, इसका मतलब हम x की वैल्यूज नहीं बता सकते। ठीक है, बट इस सेशन के बाद या अभी 1 मिनट के बाद हम लोग इसका भी आंसर बता पाएंगे। कैसे बता पाएंगे, ठीक है, कि जब ऐसे कभी भी एक्सप्रेशंस आते हैं, मीन्स किसी स्क्वायर टर्म का की वैल्यू नेगेटिव आती है, तो उसके लिए हमने एक नया सिंबल यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रखा है। ठीक है, अब हम लोग एक नया सिंबल इंट्रोड्यूस करेंगे, और नया सिंबल क्या होगा, न्यू सिंबल। ठीक है, न्यू सिंबल का नाम है अपना आयोटा। ठीक है, आयोटा, IOTA, इसको हम लोग डिनोट करते हैं आई से। ठीक है, इससे डिनोट करते हैं आई से, और आई की जो वैल्यू असाइन करते हैं वो है √1, मीन्स आई की वैल्यू क्या हो गई, √1। अब देखो जैसे हमने एक नया सिंबल इंट्रोड्यूस किया आयोटा आई, और आई को वैल्यू हमने असाइन किया है √1। जब हमने √1 को आई बोल दिया, ठीक है, तो इससे भी इसका भी सॉल्यूशन मिल गया और इसका भी सॉल्यूशन मिल गया। देखो कैसे मिल गया, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -1 है, तो x इक्वल्स टू प्लस माइनस √1 होगा, और हमें अब पता है कि √1 की वैल्यू क्या होगी, आई होगी, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस आई। तो इस तरह से हमें अब इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट इसका भी देख लो, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यदि मैं √-3 को यहाँ लिख लेता हूँ, √-1 इंटू √3, तो ये भी सही है। ठीक है, और हमें पता है कि √1 की वैल्यू क्या होती है, आई, तो अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं i√3। ठीक है, तो अब √3 को क्या लिखेंगे, i√3, तो यहाँ पर हो जाएगा -1 प्लस माइनस √3i। देखो i√3 लिखो या √3i लिखो, तभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, अपॉन 2 कर लो, अब इसको सेपरेट कर भी सकते हो, तो 1/2 -1/2 प्लस माइनस √3/2i, मीन्स अब जिसके d की वैल्यू नेगेटिव होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ठीक है, उसका भी हम लोग आंसर दे पाएंगे। ठीक है, बट एक न्यू इंट्रोडक्शन के साथ। न्यू इंट्रोडक्शन क्या था अपना, आयोटा आई, जिसकी वैल्यू होती है √1। अच्छा, आई को हम लोग इमेजिनरी यूनिट भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, इमेजिनरी यूनिट। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी यूनिट। ठीक है, इमेजिनरी यूनिट क्यों बोलते हैं, देखो √1 को भी हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे √1 को हमने क्या लिखा, आई, है ना, तो जब भी ऐसा आएगा तो √1 को हम लोग हर जगह पे आई लिख लेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट भी डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, बस ये याद रखना कि एक न्यू सिंबल आयोटा के साथ। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसको इमेजिनरी यूनिट भी बोलते हैं। ठीक है, ऐसे देखो ये तो हम लोग समझ लिए आयोटा क्या होता है। ठीक है, और आयोटा की वैल्यू होती है √1 जिसको इमेजिनरी यूनिट बोलते हैं। ठीक है, अब मैं एक तुम्हें वो दिखाता हूँ, मैं वहाँ पे लिखा ना √3 = √1 इंटू √3, है ना। अब देखो यहाँ पर मैं एक आइडेंटिटी दिखाता हूँ, √a इंटू √b इक्वल्स टू √ab। हम लोग ऐसा करते हैं। ठीक है,
तो मैं क्या करता हूँ, इसको चेक करते हैं, ठीक है, कि ये कहाँ तक सही है। ठीक है, तो पहले देख लो, क्योंकि हमने एक नया सिंबल आयोटा इंट्रोड्यूस कर लिया उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो मैं ए की वैल्यू यहाँ पर एक बार 3 लेता हूँ और एक बार √12 मीन्स 12 भी लेता हूँ। ठीक है, तो ए की वैल्यू मैं 3 ले लिया, केस 1। ठीक है, और बी की वैल्यू में 12 ले लिया। ठीक है, तो ये आ जाएगा √36 और √36 की वैल्यू हमें पता है 6 आती है। ठीक है, सेकेंड केस है √-3, क्योंकि हमें पता है कि अब स्क्वायर रूट में यदि नेगेटिव नंबर भी लिखेंगे तो हम सॉल्व कर सकते हैं। तो √-3 इंटू √12। तो देखो √-3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, i√3, मैं यहाँ पर लिख लिया हूँ i√3, वैसे ही हम लोग इसको एक्सपेंड करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा i√3 और यहाँ पर √12। ठीक है, तो ये 3 इंटू 12 क्या होगा 36, और 36 का स्क्वायर रूट होता है 6, तो इसका मतलब 6 इंटू आई करेंगे तो 6i हो जाएगा। ठीक है, आगे थर्ड केस, एक बार हमने ए को नेगेटिव ले लिया और बी को नेगेटिव ले लेते हैं, तो ये √3 इंटू √12। अगेन हम लोग इसको लिख सकते हैं √3 इंटू √-12 को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं √-12 को √-1 इंटू √12। ठीक है, और √-1 को हमें पता है कि आयोटा लिखते हैं यानी आई लिखते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा i√12, मल्टीप्लाई कर लो तो 12 √3 इंटू √12 हो जाएगा √36 और उसकी वैल्यू होती है 6, अगेन 6i आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है एग्जाम्पल नहीं, केस 4, दोनों को हम लोग निगेटिव ले लेते हैं। ठीक है, ए और बी दोनों को निगेटिव ले लेते हैं, तो यदि दोनों को निगेटिव लेते हैं तो ये आएगा √-3 एंड √-12। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं, यदि डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो √36 आ जाएगा। ठीक है, -3 इंटू -12, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 3 इंटू 12 36, ये आ जाएगा 6। ठीक है, अगेन √-3 इंटू √-12, अगेन लिखता हूँ मैं। ठीक है, अब देखो √-3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, i√3, √-12 को लिख सकते हैं i√12, अगेन मल्टीप्लाई कर लो तो √3 इंटू √-12 और i इंटू आई क्या हो जाएगा i²। ठीक है, और √36, और √36 की वैल्यू हमें पता है 6 होती है ना, और i², देखो जब i की वैल्यू √-1 है तो जब हम इसका स्क्वायर कर लेंगे तो i² = आ जाएगा -1। इसका मतलब कि यहाँ पे i² की वैल्यू होगी -1 और -1 इंटू √36 आ जाएगा -6। अब देखो यहीं पे इंटरेस्टिंग चीज है, इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि √-3 इंटू √-12 पहले की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग करते हैं तो 6 आता है, और अब की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग करते हैं तो -6 आता है। ठीक है, इसका मतलब कि एक ही एक्सप्रेशन के दो वैल्यूज आ रहे हैं। ठीक है, तो ये कभी पॉसिबल नहीं है। यदि ऐसा करेंगे तो 6 = -6 हो जाएगा, और जैसे ही 6 = -6 होगा पूरा अपना नंबर सिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो अब आगे से ध्यान रखना कि जब दोनों नेगेटिव वैल्यूज होती हैं तो ये मल्टीप्लिकेशन कभी डिफाइन नहीं होता है, मतलब √a इंटू √b = √/ab हम नहीं कर सकते हैं। कब नहीं कर सकते हैं, जब a और b दोनों नेगेटिव हो, उसके लिए कम से कम एक को पॉजिटिव होना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ। ठीक है, मैं लिख भी देता हूँ कि कब डिफाइन है, तो यहाँ पर लिख लो होल्ड्स ट्रू। ठीक है, व्हेन वन आउट ऑफ ए एंड बी, ठीक है, मीन्स ए और बी में से कोई एक, ठीक है, इज नॉन नेगेटिव। ठीक है, नॉन नेगेटिव का मतलब क्या होता है, अभी मैं बताया 0 और पॉजिटिव। ठीक है, या तो वो 0 हो या तो पॉजिटिव हो। ठीक है, इन ए और बी में से कोई ना कोई एक पॉजिटिव या 0 होना चाहिए। देखो 0 भी होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जैसे ही 0 यहाँ पे पुट करेंगे तो √0 की वैल्यू क्या होगी 0, और 0 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई कर दो तो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो 0 भी होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन दोनों एक साथ नेगेटिव नंबर्स नहीं हो सकते। ठीक है, यहाँ पर लिख लो, एक लाइन और लिख लो, नॉट वैलिड फॉर
नॉट वैलिड फॉर बोथ नेगेटिव नंबर्स या रियल नंबर्स, ठीक है, रियल नंबर्स, ठीक है। और यहाँ पे लिख लो बोथ नंबर्स कौन कौन से थे, ए एंड बी। यदि दोनों ए और बी नेगेटिव नंबर्स होते हैं तो डिफाइन नहीं होता है, ठीक है। तो इसको नोट करो, फिर मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इसको नोट कर लो। अच्छा, इसको नेक्स्ट टॉपिक डेफिनेशन बताने से पहले एक एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। लिखो सिंप्लीफाई रूट ओवर -9 इंटू रूट ओवर -25/16, ठीक है। इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, सबसे पहले हम लोग रूट ओवर -9 को लिख सकते हैं रूट ओवर -1 इंटू रूट ओवर 9, ठीक है। अगेन इसको हम लोग लिख सकते हैं रूट ओवर -1 इंटू रूट ओवर 25/16, ठीक है। तो देखो रूट ओवर -1 यहाँ रूट ओवर -1 को हम लोग क्या लिखेंगे आई, और फिर रूट ओवर -1 को क्या लिखेंगे आई, तो यहाँ पर हो जाएगा i², ठीक है। रूट ओवर 9 हमें पता है 3 होता है, रूट ओवर 25 भी 5 होता है, और रूट ओवर 16 4 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लो इंटू 3, ये आई इंटू आई² होगा, ठीक है। तो 3 इंटू 5/4, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 5 15/4, ठीक है, 15/4 i², और हमें पता है i² की वैल्यू -1 होती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा फाइनल आंसर इसका -15/4, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसका एग्जांपल भी कर लिया, ठीक है। अब हम लोग करते हैं डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, अभी इरेज कर देता हूँ, ठीक है इसको, और अब हम लोग पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। देखो डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। कोई भी नंबर, ठीक है, या ऐसे डायरेक्ट डेफिनेशन ही लिख लो, अ नंबर ऑफ फॉर्म a plus ib where a comma b belongs to r, मीन्स a और b क्या होना चाहिए रियल नंबर्स, is defined to be complex number, to be a complex number, ठीक है। इसको शॉर्ट में यदि लिखना चाहें, ठीक है, और ये भी लिख लो डिनोटेड बाय जेड, कॉम्प्लेक्स नंबर, और इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं जेड से, डिनोटेड बाय जेड, ठीक है। इसको हम लोग शॉर्ट में लिखना चाहें तो लिख लो सच दैट जेड इक्वल्स टू a प्लस आई बी, ठीक है, वेयर a कॉमा बी बिलोंग्स टू r, मीन्स a और b क्या होना चाहिए r, यानी रियल नंबर होना चाहिए, ठीक है। अब देखो z इक्वल्स टू हमने क्या लिखा है a प्लस आई बी, a क्या है रियल नंबर, b क्या है रियल नंबर, और i क्या है इमेजिनरी यूनिट। हमने अभी यहाँ पे सीखा कि i जो है इमेजिनरी यूनिट है, ठीक है। तो देखो z के कितने पार्ट्स यहाँ पे हमने डिफाइन करते हैं, 2 पार्ट, कौन कौन, एक में तो केवल रियल पार्ट है, ठीक है, और सेकेंड पार्ट में देखो आई भी है, मीन्स आई जो बी है वो आई के साथ है, आई मतलब इमेजिनरी यूनिट, यानी बी जो है इमेजिनरी यूनिट के साथ है, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट वाले पार्ट को रियल पार्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर हमने क्या किससे रिप्रेजेंट किया है जेड से, तो रियल पार्ट ऑफ जेड। इसको शॉर्ट में लिखना चाहो तो लिख लो ऐसे REZ, शॉर्ट में हम लोग ऐसे ही लिखते हैं ना, ठीक है, REZ, और ये रियल पार्ट क्या था यहाँ पर a था, a इक्वल्स टू रियल पार्ट ऑफ जेड। इसको हम लोग समराइज करना चाहें तो ऐसे लिख लो रियल पार्ट ऑफ जेड इक्वल्स टू a, ठीक है। आगे जो इमेजिनरी यूनिट के साथ होता है उसे हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। तो b इक्वल्स टू क्या होगा इमेजिनरी पार्ट
इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, ठीक है। इसको हम लोग डिनोट करते हैं आई एम जेड से, इमेजिनरी का आई एम लिख लेते हैं, तो ये हो गया आई एम ऑफ जेड यानी इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, ठीक है। इसको हम लोग यदि समराइज करना चाहें तो ऐसे लिख देंगे आई एम ऑफ जेड इक्वल्स टू बी। ध्यान रखना यहाँ पे बी आई नहीं होता है, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पर बी आई गलती से लिख लेते हैं, तो ये बी आई नहीं होता है, ठीक है। हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल है अपने पास -2 माइनस रूट ओवर 3 आई, ठीक है। तो सबसे पहले तो -2 माइनस रूट ओवर 3 आई को हम लोग ए प्लस आई बी के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसको कन्वर्ट करेंगे तो कैसे आएगा, देखो -2 प्लस ब्रैकेट में -√3, ठीक है, और यहाँ पे लिख लो आई। अब ये कन्वर्ट हो गया ए प्लस आई बी के फॉर्म में, ठीक है। अब ए के प्लेस पे क्या आ गया -2 और बी के प्लेस पे आ गया रूट ओवर -3, ठीक है। तो इसको हम लोग अब यहाँ पे लिखेंगे रियल पार्ट ऑफ जेड इक्वल्स टू ए होता है, तो यहाँ पे रियल पार्ट ऑफ जेड क्या हो जाएगा -2, है ना, एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड ये हो जाएगा बी, बी मीन्स रूट ओवर, ठीक है, 3, ये है -√3, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन करते हैं, जेड इक्वल्स टू ए प्लस आई बी, और ए बी क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए, है ना। और ए को हम लोग क्या बोलते हैं, रियल पार्ट ऑफ जेड, और बी को हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। और हम लोग ऐसे रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो ओके, अब हम लोग नेक्स्ट देखो, अब कॉम्प्लेक्स नंबर भी हमने पढ़ लिया है ना, तो एक नया नंबर हमारा इंट्रोड्यूस हो गया। तो अब नंबर सिस्टम को एक बार थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं, डिफाइन क्या रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है। तो लिख लो नंबर सिस्टम। देखो नंबर सिस्टम में सबसे पहले हमने कौन सा नंबर पढ़ा था, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इसके बाद हमने पढ़ा था होल नंबर्स, ठीक है, और होल नंबर को हम लोग w से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और नेचुरल नंबर किसका सबसेट हो गया, w मीन्स होल नंबर्स का, और होल नंबर सबसेट होता है किसका, इंटीजर्स का, ठीक है। अच्छा, इंटीजर्स को मैं यहाँ z से रिप्रेजेंट करता हूँ, क्योंकि पहले भी हम लोग ऐसे ही करते थे, तो इससे कंफ्यूज मत होना कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये क्या है, इंटीजर्स है, ठीक है, इंटीजर्स। और इंटीजर्स के बाद हमने पढ़ा था रियल नंबर्स, है ना, और रियल नंबर्स में ही आता है रेशनल और इरेशनल, ठीक है। तो रेशनल और इरेशनल, ठीक है, रियल नंबर में ही आता है। और रियल नंबर के बाद आज हमने पढ़ लिया कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अब देखो मीन्स रियल नंबर जो है कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या हो गया, सबसेट हो गया। और जब रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट हो गया, इसका मतलब हर एक रियल नंबर को हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो कैसे लिख सकते हैं, उसके लिए यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख लो, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे लिखो ऑल रियल नंबर्स, all real numbers can be written as complex number, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे लिख सकते हैं, विद इमेजिनरी पार्ट 0, विद इमेजिनरी पार्ट 0, ठीक है। यदि हम लोग इमेजिनरी पार्ट को 0 कर दे, मीन्स b की वैल्यू 0 कर दे, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, रियल नंबर्स को भी कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, मैं लिखता हूँ -√7, तो -√7 को हम लोग लिख सकते हैं -√7 -√7 प्लस 0i, ठीक है। अगेन इसको भी लिख सकते हैं हम लोग 1/11, 1/11 को क्या लिख सकते हैं, 1/11 प्लस 0, ठीक है। चलो, जब हमने इतना सीख लिया तो एक टॉपिक और देख लेते हैं इसका, है ना। नेक्स्ट टॉपिक है प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी जेड मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो उसको भी थोड़ा नोट कर लो, है ना। मैं अब इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, इसको इरेज करता हूँ, यहीं पे डिफाइन कर लेते हैं, है ना।
देखो फॉर अ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, फॉर अ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इक्वल्स टू ए प्लस आई बी, ठीक है, जेड इक्वल्स टू ए प्लस आई बी, ठीक है। हम लोग यहाँ पे प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी कैसे डिफाइन करते हैं, देखो जेड इज, ठीक है, प्योरली रियल, है ना। प्योरली रियल कब होगा, देखो ये रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, बट ये आई के साथ एसोसिएटेड है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। यदि मैं इमेजिनरी पार्ट को जीरो कर दूं, मीन्स बी की वैल्यू जीरो लिख दूं, तो आई इंटू जीरो जीरो हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ओनली ए बचेगा, और ए क्या है, रियल नंबर, इसका मतलब जेड क्या हो जाएगा, रियल नंबर। तो जेड इज प्योरली रियल इफ एंड ओनली इफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल्स टू जीरो, सच दैट, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, b इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। एंड z इज प्योरली इमेजिनरी इफ एंड ओनली इफ, प्योरली इमेजिनरी कब होगा, जब रियल पार्ट जीरो हो जाएगा, a जीरो हो जाएगा, तो बस ये i के साथ एसोसिएटेड वाला नंबर बचेगा, ठीक है। इसका मतलब बस इमेजिनरी पार्ट बच जाएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जेड इज प्योरली इमेजिनरी इफ एंड ओनली इफ क्या जीरो होना चाहिए, ए की वैल्यू जीरो होनी चाहिए, यानी रियल पार्ट जीरो होना चाहिए, ठीक है। इफ एंड ओनली इफ रियल पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल्स टू जीरो, सच दैट ए इक्वल्स टू जीरो, ठीक है, ए इक्वल्स टू जीरो, है ना। अब देखो एग्जाम्पल देख लेते हैं, है ना। प्योरली रियल, कोई भी रियल नंबर लिख लो, ठीक है, प्योरली रियल जैसे -4, -√/3, 1/11, ठीक है, कोई भी नंबर लिख सकते हैं, है ना। प्योरली इमेजिनरी, ठीक है, -4i, ठीक है, इसी को i के साथ लिख लो, -√/3i, ठीक है, -1/11i, है ना। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि जैसे मैं बोलूं कि z इक्वल्स टू जीरो है, ठीक है, यानी एक नंबर अपने पास जीरो है, तो जीरो को हम लोग लिख सकते हैं 0 + 0i, है ना। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो z इज प्योरली रियल इफ b इक्वल्स टू जीरो, तो यहाँ पे b जीरो है, z इज प्योरली इमेजिनरी, तो a इक्वल्स टू जीरो, तो यहाँ पे a भी जीरो है। तो अब हम इसको क्या बोले, प्योरली रियल बोले या प्योरली इमेजिनरी बोले, ठीक है। इसको कमेंट करना, मैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में मैं इसको डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो इस पे लिख लो कमेंट, ये क्या होना चाहिए, प्योरली रियल, प्योरली इमेजिनरी या कुछ और, ठीक है। तो अब इसे नोट कर लो, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, ठीक है।